हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीखा था, SN1 SN2 उसका मैकेनिज्म सीखा था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बच्चों क्या होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसका कैसे यूज हो रहा है। आपने देखा था SN2 और SN1 जो दो प्रोसेस मैंने आपको बताए थे, SN2 में कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है और SN1 में जो प्रोडक्ट बनता है वो दो तरह का प्रोडक्ट बनता है। एक रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन वाला बनता है और एक इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला बनता है, जिसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो उसे हम समझेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद। ठीक बच्चों, तो कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं वो पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये दो टर्म पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, हाँ देखो बच्चों, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट हमें मिल रही है, जैसे कोई भी अगर आपने बल्ब लिया हुआ है, उससे हमें एक लाइट मिल रही है, उस लाइट के जो ऑसिलेशंस हैं वो सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं, मतलब सारे प्लेन्स में मूव करते हैं इस तरह से। ये जो है ये आपकी क्या है, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है बच्चों, ऑर्डिनरी लाइट जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, वो ये ऑर्डिनरी लाइट है। इसके ऑसिलेशन आप देख रहे हो सारे डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम नाइकॉल प्रिज्म से पास कर देते हैं, नाइकॉल प्रिज्म, दो प्रिज्म ले लेते हैं हम एक साथ, इस तरह से निकॉल प्रिज्म से पास कर देते हैं इसको, तो ये प्रिज्म क्या करता है, इसके जो ऑसिलेशंस थे बच्चों उन्हें एक ही डायरेक्शन में कर देगा। जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे ना, उन्हें सबको क्या कर देगा, एक ही डायरेक्शन में कर देगा इस तरह से। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये सब एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो अब ये जो लाइट बनी, इस तरह की लाइट जिसके ऑसिलेशंस जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये बन गई हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन क्या हो गई, whose oscillations move in one direction, एक ही डायरेक्शन में जिसके ऑसिलेशन सारे मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं PPL। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करते हैं हम, अब ये वाली टर्म हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी ऑर्गेनिक सैंपल से, किसी कंपाउंड से पास करते हैं, यहां पर हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, यहां पे हमने क्या ले लिया, सैंपल कंपाउंड ले लिया। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने सैंपल कंपाउंड ले लिया, इसमें हमने पास किया इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और जब इसमें से पास होके ये लाइट हमें मिली तो हमने देखा ये लाइट कैसी मिल रही है बच्चों, ये लाइट जिस प्लेन में थी उस प्लेन में ना होकर रोटेट हो जाती है, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन हमें ये ऐसे ना मिलके हमें ये इस तरह से मिली, इतने डिग्री से रोटेट हो गई। जितने डिग्री से रोटेट होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, जितने भी डिग्री से रोटेट होता है। ठीक है, ऐसे ना मिलकर हमें इस तरह से मिली, यानी सैंपल ने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दिया। ठीक है, अब रोटेट जो करेगा ये कंपाउंड, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये इसको रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो क्या हर कोई कंपाउंड, सारा कोई भी कंपाउंड ले ले वो इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस कंपाउंड में, ठीक है, तब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। तो जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर वो रोटेट करेगा तब उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, नहीं रोटेट करेगा तो वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टी हुई टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये दोनों टर्म क्लियर हो गई। प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? ऐसी लाइट जिसके ऑसिलेशंस एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये दो टर्म हो गई जो हमने सीखी हैं, ठीक है बच्चों। अब कुछ चीजें और इससे रिलेटेड होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। तो सैंपल दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऐसे, अगर किस में करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अगर, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या होता है? विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम स्मॉल डी लिखते हैं उसके नाम से पहले, या उसका एंगल ऑफ रोटेशन जितने डिग्री से वो घुमा रहा है उतने डिग्री को लिखकर उसके आगे हम प्लस साइन लगा देते हैं, या तो डी लगाते हैं या प्लस साइन लगाते हैं। दोनों का मतलब होता है कि कंपाउंड कैसा है हमारा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, ऐसे घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज है अगर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, तब उस कंपाउंड को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तब उसे क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। और लीवो रोटेटरी हो गया, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एल से करते हैं या एंगल ऑफ रोटेशन के आगे माइनस लगा के लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो तरह का ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। समझ में आया इतना? तो ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको बता देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ले लिया? चलिए, सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या होता है? हुज ऑसिलेशंस मूव इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन, ठीक। इसके बाद आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? अभी बताया मैंने आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जो रोटेट कर देते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड, कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं वो कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव। एंड दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो नोट करिए, ये दोनों टर्म हो गई, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद दो तरह के मैंने आपको बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी, कौन कौन सी?
एक तो इसमें आ गई डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी किसे कहते हैं? विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो हो गए आपके डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और दूसरा आपका हो गया लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी क्या होगा? विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये नोट करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दो टर्म्स हमने सीखी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी दो तरह की हो सकती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ और टर्म्स हैं बच्चों इसमें, जैसे मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनैंशोमर्स। ठीक है, ये टर्म्स और हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले मॉलिक्यूलर एसिमेट्री ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री का मतलब ये है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें किसी भी तरह की सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी भी तरह की सिमेट्री मॉलिक्यूल में नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक एज अ होल, मतलब वो पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूलर एसिमेट्री कंपाउंड में है या नहीं है, ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो ऐसा कार्बन एटम बच्चों, इस तरह का कार्बन एटम जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, जैसे यहां पर ए, बी, डी और ई। ठीक है, ये चार ग्रुप मैंने लगाए कार्बन से और ये चारों अलग अलग हैं। जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो ऐसा कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा हो जाता है एसिमेट्रिक कार्बन, और वो मॉलिक्यूल हो जाता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन, या स्टीरियो सेंटर भी हम इसे ही कहते हैं, स्टीरियो सेंटर। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर बच्चों क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा कार्बन, वो कार्बन हमारा कैसा होता है? स्टीरियो सेंटर होता है या एसिमेट्रिक होता है। और वो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? वो मॉलिक्यूल पूरा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एसिमेट्रिक कार्बन की डेफिनेशन लिख लो। कार्बन which is attached to 4 different carbon atoms, 4 different groups, 4 different groups, carbon which is attached to 4 different ग्रुप, 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ेगा तो उसको कहते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कहेंगे या स्टीरियो सेंटर। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब ऐसे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो किस तरह की बनेगी? मिरर इमेज मतलब जैसे मिरर में कोई सी चीज की इमेज बनती है, उसी इमेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां पर हमने कंपाउंड ले लिया, स्टीरियो सेंटर बनाया, ए, बी, डी, और यहां पर ले लिया ई। ठीक है बच्चों, अब ये कार्बन क्या है? ये कार्बन हमारा एसिमेट्रिक है और ये मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। इसकी हमने ली मिरर इमेज।
अब इसकी जब आप मिरर इमेज लोगे, मिरर इमेज में आप जानते हो बच्चों, मिरर इमेज में राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। तो जो E है वो इधर आ जाएगा और जो B है वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, A और ये आ गया आपका D, ठीक है। अब देखो ऐसे कंपाउंड की जो मिरर इमेज होती है, अगर उसको उस मिरर इमेज को उठाकर आप इसके ऊपर रखोगे तो वो उसको ओवरलैप नहीं करेगी, उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे देखो B एक अल्फाबेट है, अगर B की आप मिरर इमेज देखोगे तो B की मिरर इमेज इस तरह से बनेगी, है ना, और आप इसको उठा के इस पे रखोगे तो वो इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा, अलग दिखाई देगा, ठीक है ना, नीचे वाला B हमें अलग से दिखाई देगा, उसको वो पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो एसिमेट्रिक होते हैं उनकी मिरर इमेज उन पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, इम्पोजेबल नहीं होती है, ठीक है। और तब हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं कायरल। क्या कहते हैं? कायरल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं बच्चों? कायरल कहलाते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कायरल। ये जो दूसरी टर्म है कायरलिटी, इसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कायरल वर्ड कहां से आया? ऐसा कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज ना हो, ठीक है। अब और अगर सुपर इम्पोज हो जाए, जैसे देखो H एक अल्फाबेट है, H की आप मिरर इमेज लोगे तो कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी, ये हो जाएगी सुपर इम्पोज। तो ये जो होता है ये होता है ए कायरल, ठीक है। जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है तो उसको कहते हैं ए कायरल, जब नहीं होती है तो उसको कहते हैं कायरल, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कायरलिटी, ठीक है बच्चों। तो ये जो मिरर इमेज, जब अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, तो उसकी मिरर इमेज कभी भी उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगी, यानी कि उसमें कायरलिटी भी होगी। जो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होता है उसमें कायरलिटी भी होती है, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसा होता है बच्चों? कायरल होता है, ठीक है। तो कायरल हम किसे कहेंगे? कायरलिटी की डेफिनेशन क्या आएगी? ऑब्जेक्ट्स which are non superimposable, non superimposable on their mirror images, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स कैसे हो गए बच्चों? वो कायरल हो गए, ठीक है। और दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कायरलिटी। This property is known as कायरलिटी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई कायरलिटी के बारे में कि अगर मिरर इमेज, जैसे आप हाथ का भी देखो, ये एक मेरा ये राइट हैंड है, राइट हैंड की मिरर इमेज बनेगी ऐसी, लेफ्ट हैंड जैसी, और अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ, देखो ऐसे, ठीक है, तो ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हुआ? मॉलिक्यूल कायरल हुआ। और अगर सुपर इम्पोज हो, O एक अल्फाबेट है, O एक अल्फाबेट है, O की मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। X एक अल्फाबेट है जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी, तो वो ए कायरल है, जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है। मीथेन एक मॉलिक्यूल है जिसमें चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी, तो वो कैसा मॉलिक्यूल है? वो ए कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों। तो कायरलिटी, कायरल और ए कायरल समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इनैंशोमर। जो तीसरी टर्म हमारी यहाँ पे लिखी हुई है वो है इनैंशोमर। इनैंशोमर में बच्चों अभी जो आपने पढ़ा डेक्स्ट्रो और लीवो, अभी मैंने बताया ना, जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो डेक्स्ट्रो होते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं वो लीवो होते हैं। तो वो जो डेक्स्ट्रो, अगर किसी एक ही कंपाउंड के दो आइसोमर हैं, एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है, तो उन दोनों को एक दूसरे का हम आइसोमर कहते हैं। और वो किस तरह का आइसोमर है? वो इनैंशोमर्स होते हैं। तो इनैंशोमर्स की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं बच्चों? इनैंशोमर्स, इनैंशोमर्स क्या होते हैं बच्चों?
जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं, जैसे ये दो कंपाउंड लिखे हुए हैं, ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, और ये दोनों किस तरह के आइसोमर्स हैं, ये इनैंशियोमर्स हैं। ये जो आइसोमर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम इनैंशियोमर्स बोलेंगे। तो इनैंशियोमर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स which are related to each other as non-super imposable, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ठीक है बच्चों, वो इनैंशियोमर्स होते हैं जैसे अभी हमने बनाया, ये ले लिया हमने, कायरल कंपाउंड ले लिया, इसका हमने मिरर इमेज बना लिया, ये बन गया। अब ये जो आइसोमर है एक दूसरे के, ये होंगे बच्चों कायरल भी है ये, और ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। इनैंशियोमर्स में बच्चों अगर एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो होता है तो दूसरा डेफिनेटली लीवो होता है। तो मतलब एक डेक्स्ट्रो होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा पीपीएल को, तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, क्योंकि केवल आप देखो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट केवल डिफरेंट है, बाकी जो ग्रुप्स हैं वो इनके दोनों के क्या है, सेम है। तो दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओनली दे डिफर इन ऑप्टिकल रोटेशन। जो ओनली डिफरेंस होता है वो क्या डिफरेंस होता है कि इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। एक कंपाउंड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट करेगा तो दूसरा कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, तो केवल ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है, बाकी इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दे डिफर इन, किस में डिफर होते हैं, दे डिफर इन देयर ऑप्टिकल रोटेशन, देयर ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है बच्चों, इसे जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये हो गया इनैंशियोमर्स के बारे में। तो तीनों टर्म्स हमने पढ़ ली, हमने कायरलिटी पढ़ ली, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री पढ़ा, कायरलिटी पढ़ी और इनैंशियोमर्स हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक टर्म और बची हुई है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में, वो होती है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों, डेक्स्ट्रो और लीवो जो आइसोमर्स हैं, जो इनैंशियोमर्स अभी आपने देखे, ठीक है, अगर हम दोनों इनैंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर बना दे, 1:1 मिक्सचर बना दे, डेक्स्ट्रो जितना डेक्स्ट्रो ले उतना ही लीवो कंपाउंड ले लें और दोनों को मिक्स कर दे। ठीक है, तो मिक्स करने से क्या होगा, जो मिक्सचर बनेगा उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि एक आपने डेक्स्ट्रो लिया है, एक आपने लीवो लिया है, तो डेक्स्ट्रो जो कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा पीपीएल को, और जो लीवो है वो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो जो नेट रोटेशन होगा वो क्या होगा, 0 हो जाता है। तो इसलिए जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो रेसिमिक मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
1:1 मिक्सचर, 1:1 मिक्सचर का मतलब इक्वल अमाउंट में, ठीक है, 1:1 मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो इनैंशोमर, इनैंशोमर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। इक्वल अमाउंट में मिला के जब मिक्सचर बनाते हैं तब हम क्या कहते हैं उसे, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं इसे। एंड दिस इज ऑप्टिकली, कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, because rotations are cancelled by each other, right? And the process of making racemic mixture, प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेसिमिक मिक्सचर को हम कहते हैं बच्चों रेसिमाइजेशन। अब आपने देखा था जो ये रेसिमाइजेशन हो गया, ये रेसिमिक मिक्सचर के बारे में, इसे जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। SN1 जो प्रोसेस था उसमें क्या बनता है, उसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, उसमें इन्वर्टेड वाला भी बनता है, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी बनता है। तो उसमें क्या बनता है, उसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और जो SN2 होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन मतलब अपोजिट साइड में उसमें ग्रुप लगता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है उसमें। ठीक है, ये हो गया। एक और चीज इससे रिलेटेड समझ लेते हैं। देखो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। एक तो हो सकता है रिटेंशन, एक हो सकता है इन्वर्जन एंड रेसिमिक मिक्सचर। ये तीन पॉसिबिलिटी होती है बच्चों कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर। अब जैसे सपोज कोई कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, मुझे इस कंपाउंड में से X को हटाना है Y से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है बच्चों, Y से मुझे इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जहां से X निकला वहीं आके Y लग जाए, यानी राइट हैंड साइड से X निकल रहा है और Y भी यहीं पे आके लग जाए, यानी कि इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल जाए। Y यहीं लग गया, ठीक है, A, B और ये D। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर सेम जगह पर जाकर सब्स्टिट्यूट जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा अगर उल्टा हो जाए, ये राइट से निकला और ग्रुप जो है वो कहां लगा, लेफ्ट में जाके लगा, इस तरह से, जैसे यहां राइट से ना निकल के Y हमारा यहां लग गया, बाकी A, B और D ये हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा इन्वर्जन। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन कहां देखने को मिलता है हमें, SN2 में मिलता है हमें इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, अच्छा और अगर दोनों तरह का बन रहा है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट हमारा A है और ये प्रोडक्ट हमारा B है। अब किसी प्रोसेस में A और B दोनों बन रहे हैं, रिटेंशन वाला भी बन रहा है और इन्वर्जन वाला भी बन रहा है, तब हम उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट यूज हो रहे हैं, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज हो रही है, वो ये सब हमने पढ़ा है। उसमें ये सब टर्म्स आती हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा, सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।